जब किसान आंदोलन होता है, इससे पहले एनआरसी होता है, एनआरसी में हमारे देश के मुसलमान भाइयों को, अरे भाई हमारे देश में जो मुसलमान रह गए, मैं समझता हूं कहीं हमसे ज़्यादा उसे इस हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार था, क्योंकि उसने अपने एक भाई को पाकिस्तान जाते देखा और खुद हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार और मोहब्बत था, तब जाके वो हिंदुस्तान में रहा। और आज तुम उसके खिलाफ उंगली उठाते हो, बार बार तुम उससे कहते हो कि तुम अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दो। अरे तुम कौन से राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दोगे ये बताओ, क्योंकि तुम भी पाकिस्तान के किनारे के रहने वाले हो और हमें तुम पर शक है कि तुम हर चीज़ का सौदा करना जानते हो। और तुमने कहा भी था हमसे कि मैं गुजरात का रहने वाला हूं और व्यापारी हूं, और चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाता है। तरह की आज बात कही टिकैत जी ने, कहा नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों को, कैसे देखते हैं अब आगे की जो रणनीति है, ये भय का माहौल बनाने की तैयारी है? जब से ये सरकार आई है, भय, भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस सरकार से हक की बात करेगा, जो भी संस्थाएं देश हित की बात करेगा, उसे देशद्रोही कहने का काम ये सरकार करती है। और आप ये मान के चलो कि वही राजा किलाबंदी किया है, या तो उस राजा को इस प्रजा से भय व्याप्त है, या प्रजा को खुद पे विश्वास नहीं रह गया है। और टिकैत साहब ने जो कहा, नोटिस आप दे रहे हो ट्रैक्टरों को, 10 साल पुरानी ट्रैक्टरों को, जबकि दिल्ली के अंदर में नगर निगम की सैकड़ों गाड़ियां ऐसी है जो कि मोटे मोटे धुएं छोड़ने का काम करती है। उस वक्त एनजीटी कहाँ चला जाता है? यानी कि हमेशा गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, हमेशा गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं ले रहा। इस मुल्क को लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका इस 6 सालों में इस सरकार की रही है। अब इनके पास कोई ऐसा संस्था ही नहीं रह गया बेचने के लिए जिसे बेच करके ये भागने की तैयारी करें। और आज यूं ही कोई बेवफा नहीं हुआ करते। क्या हम नकारे हैं, निखट्टू हैं? क्या हमारे पास काम नहीं है कि आज 75 दिनों से हिंदुस्तान का अन्नदाता सड़कों पे बैठी है, जिसे खेत और खलियान में होना चाहिए था, और ये सत्ता में बैठी बेदर्द सरकार सिर्फ बकवास करने के लिए मात्र रह गया है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो ताकत हमें मिला है संविधान के तहत, उस संविधान के तहत मैं अपने हक की लड़ाई को लड़ता रहूँगा। चाहे जो भी इनके अंदर मशीनरी ताकतें हैं हमें दबाने का, कुचलने का, आतंकवादी कह लो, खालिस्तानी कह लो, जो भी नाम से हमें नवाजना है नवाज लो, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। कोई हमें माखन चोर भी कहता है, कोई चितचोर भी कहता है, कोई कन्हैया भी कहता है, कोई काना भी कहता है। तो इस नामों से हम हिंदुस्तानी घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को अंजाम देकर ही हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये जो फेंसिंग की गई है बॉर्डर पे और कटीले तार लगा दिए गए हैं, नुकीले कीले लगा दी गई हैं, तो क्या सरकार ये मान चुकी है कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो सारे आतंकवादी हैं? सरकार के मानने और न मानने से हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा पूर्वज हिंदुस्तानी रहा है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने लड़ा था उन अंग्रेज़ों से, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे इन चोरों से, क्योंकि ये खुद चोर हैं, इनके कॉलर खुद के दागदार हैं। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, और वर्तमान में वीर अब्दुल हमीद हो। हमारे पूर्वजों ने शहादत दे करके हमारे देश की सुरक्षा किया है। हमारा बेटा, हमारा भाई सरहदों पे जा कर के सीने पे गोली खाने का काम करता है, तब जा कर के ये दिल्ली में चैन की नींद ले पाते हैं। और आज वो हमें आतंकवादी कहेंगे, हमें वो खालिस्तानी कहेंगे। हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा खून हिंदुस्तानी, ज़मीर हिंदुस्तानी, सोच हिंदुस्तानी। और आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने जो तिरंगा के साथ अपमानित करने का जो घोर खेल खेला था वो काफ़ी निंदनीय है। ना आपको ये देश माफ़ करेगा, ना देश का किसान माफ़ करेगा, ना वो तिरंगा माफ़ करेगा। ये सरकार कह रही है कि जो कांग्रेस है वो खून की खेती कर रही है। जो खुद लाशों की ढेर पे राजनीति करता हो,
चाहे वो गुजरात का गोधरा कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का कांड हो, हमेशा ये लोग, इनके पास बताए कोई ऐसा विजन हमें बता दे जो इनके आका है उनका क्या विजन है। विजन तो है ना इनका विजन सिर्फ, इनका विजन एक ही है कि सत्ता हमें एन केन प्रकरण चाहिए। और उस सत्ता के लिए पहले तो इसने छात्रों को भड़काया कि वो जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, जो आज अपनी हक की मांग कर रहा है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। फिर बेरोजगार नौजवानों ने अपनी नौकरी की बात की, उससे कहा गया कि ये राष्ट्रद्रोही है। यहां तक मजाक उड़ाएगा कि तुम पकौड़े बेच लो। जब किसान आंदोलन होता है, इससे पहले एनआरसी होता है, एनआरसी में हमारे देश के मुसलमान भाइयों को, अरे भाई हमारे देश में जो मुसलमान रह गए, मैं समझता हूं कहीं हमसे ज़्यादा उसे इस हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार था, क्योंकि उसने अपने एक भाई को पाकिस्तान जाते देखा और खुद हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार और मोहब्बत था, तब जाके वो हिंदुस्तान में रहा। और आज तुम उसके खिलाफ उंगली उठाते हो, बार बार तुम उससे कहते हो कि तुम अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दो। अरे तुम कौन से राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दोगे ये बताओ, क्योंकि तुम भी पाकिस्तान के किनारे के रहने वाले हो और हमें तुम पर शक है, हमें तुम पर शक है कि तुम हर चीज़ का सौदा करना जानते हो। और तुमने कहा भी था हमसे कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और व्यापारी हूँ, और चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाता है। अच्छा, अब जो पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रही है सरकार और किसान के बीच में, जितने लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये आज राकेश टिकैत जी ने भी अपनी बात में कहा, और उन्होंने कहा कि जो ट्रैक्टर रैली के दौरान लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं उनको चिन्हित कर ये बात याद रखें कि वहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर जब तोड़ा गया, राम मंदिर के लिए जब लोग पहुँचे थे वहाँ, तो वहाँ उन लोगों को कौन से नोटिस दिए गए थे, ये भी बता दीजिएगा जरा। देखिए, ये बड़े मक्कार लोग हैं। मेरा साथी कहाँ है अभी, साबिर चौधरी, उसके खिलाफ भी नोटिस भेजा है। रोजाना वो मेरे साथ आता है यहाँ। आज मैं जाके एसएसपी महोदय से मिलने का काम किया। खैर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस मुकदमे को खत्म कर दूंगा। तो ये क्या था नोटिस में, थोड़ा बताएंगे? 1716 और 110 जी, 110 जी वो धारा है कि नहीं, 110 जी वो धारा कि कहीं कोई बलवा होगा उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे आ जाएगा। लेकिन वो स्थानीय अधिकारियों की गलती थी। मैंने जाके एसएसपी महोदय को अवगत कराने का काम किया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने तत्काल आदेश किया कि इस मुकदमे को हटाया जाए। लेकिन कौन और कब तक किसके लिए जाता रहेगा? आखिर ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है? अरे ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, ये तिरंगा मेरा है, ये दिल्ली मेरी है। दिल्ली जाने से तुम हमें रोक रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चाइना और पाकिस्तान से हम आकर के यहाँ बस गए। ये हिंदुस्तान मेरा है साहब। आप हम हिंदुस्तानी होने पे शक मत करो हम पे, क्योंकि आप पे उंगली उठती है। और जब आपको विदेश से ट्वीट आता है, विदेश की पत्रिकाएं लिखती है आपको कि नरेंद्र मोदी बहुत चर्चित चेहरा, नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी, तो उस वक्त आपके अंधभक्त और आपकी गोदी मीडिया ताली पीटने का काम करती है। और आज आपके जुर्म की दास्ता को अगर किसी ने ट्वीट कर दिया तो आप उस पर मुकदमा दर्ज करते हो। कैसी लोकतंत्र है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा आज रो रही होगी, लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्माएं रो रही होंगी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आत्माएं रो रही होंगी। जब ये मुकदमों की बात चलती है, जब आतंकवादी और खालिस्तानी की बात चलती है, तो राम मनोहर लोहिया की आत्मा रो रही होगी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्माएं रो रही होंगी। अच्छा गामा जी, अब संसद के अंदर भी सवाल उठाना या सवाल करना वो भी गवारा नहीं है इस सरकार को। और जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी बाहर निकाल दिया गया संसद से, क्या कहेंगे इस तरह से जो संसद के अंदर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है? मैंने कहा तो आपको कि ये जो सरकार है कुटिल सरकार है। इसे सत्ता से प्यार है। ये हर उस आवाज को कुचल देना चाहता है जो इसके खिलाफ उठता हो। अगर मैं उसके खिलाफ बात करूं तो मुझे हिंदू की सर्टिफिकेट उससे लेना पड़ेगा। उसके अंधभक्त हमें कहता है कि ये हिंदू ही नहीं हो सकता क्योंकि मोदी के खिलाफ बोल रहा है, भाजपा के खिलाफ बोल रहा है। और लोकतंत्र में ये परंपरा है स्वस्थ विपक्ष और स्वस्थ सत्ता की। अटल जी ने भी कहा था कि भाई देश रहेगा तो राजनीति होती रहेगी, लेकिन स्वस्थ परंपराएं लोकतंत्र होनी चाहिए। लेकिन ये मोदी जी जब से आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, जबकि 2 नंबर के नंबर 1 का अगर आपके भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो दिल से मैं उसको सैल्यूट करता हूं, वो राजनाथ सिंह जी।
उसने काबिल व्यक्ति को कहाँ भेजने का काम किया। और जो खुद को ही तरीपार हो, वो तो हम किसानों को तरीपार कहेगा ही, वो हम किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहेगा ही। तो 2, 4, 10 मुकदमों से अगर भगत सिंह का वंशज, चंद्रशेखर आज़ाद का वंशज डरने लगे, दबने लगे, चौधरी साहब का वंशज डरने लगे, तो हिंदुस्तान का हिफाजत कौन करेगा भाई? हमें हिंदुस्तान की हिफाजत करनी है। आने वाले जो हमारे वंश हैं उसको आज़ादी में सांस मिले, ऐसी कल्पना और सोच लेकर के आज हम लोग बॉर्डर पर बैठे हैं। और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे हुजूर, सत्ता का गुरूर मत कर। सत्ता तो आती और जाती रहेगी, लेकिन अगर तू कहीं मेरे दिल से उतर गया ना, तो ना तुझे यहाँ जगह मिलेगा ना वहाँ जगह मिलेगा। और अपने देश के नौजवानों से, कलमबिदों से, पत्रकारों से, हर उन साथियों से अपील करता हूँ कि मेरे दोस्तों, ये लड़ाई किसान मात्र की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। अगर इस लड़ाई में कुटिल सरकार कामयाब हो गई, अपने चालों से हमें विफल करने में अगर हम असफल हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। हम जिस तरीके से ईस्ट इंडिया का गुलाम हमारे वंशज हो गए थे, उसी तरीके से हम और हमारे बच्चे भी जो है इन उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। आखिर प्रधानमंत्री की क्या ऐसी बाध्यता है साहब? कौन सी ऐसी मजबूरी है? कौन सा ऐसा कमजोरी, कौन सा ऐसा नस प्रधानमंत्री जी का पकड़ रखा है इस उद्योगपतियों ने कि आज 125 करोड़ वासियों की बातों की अवहेलना करके उन चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए बिल को लागू करने के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें उनका प्राण टिका हो। और ये तो बानगी है, आगे आप देखना एक लड़ाई और लड़ेगा हिंदुस्तान का आवाम, वो होगा ईवीएम। क्योंकि आज कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को अडिग बैठा है, तो उसके दिमाग में ये बातें हैं कि ये इन किसानों से हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईवीएम हैक करने की ताकत हम में है। अरे जब विकसित देशों में ईवीएम के द्वारा मतदान नहीं होता, तो इस हिंदुस्तान में क्यों? इसका विरोध होगा, होनी चाहिए। और हर नौजवानों से कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ईवीएम का विरोध करो। तो क्या अगली लड़ाई जो है वो मतलब अगला आंदोलन ईवीएम को लेकर? बिल्कुल ईवीएम के लेकर होगा, और यही किसान आंदोलन करेगा। क्योंकि जब जब देश में आपदाएं आई हैं, राजनीतिक दल आएंगे उसमें साथ। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है, और मैंने कहा कि अटल जी ने कहा कि विपक्ष स्वच्छ विपक्ष होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल आपको सही रास्ता बता रहा है, उसको स्वीकार करें आप। ये नहीं कि आप अपनी हठ धर्मिता पे, अरे आप खुदा तो हो नहीं, आप भगवान तो हो नहीं कि जो आपने कह दिया वो ओके। आपसे भी गलतियां हो सकती है, अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो आप ही महान कहलाओगे। इस धरती पे जिसने झुका है वही लंबा शासन किया है। अरे सिकंदर तो 2 जहां का नूर था, गया तो दोनों हाथ खाली था, तो आप क्या लेके जाओगे? कम से कम अपनी अच्छाई तो छोड़ के हमारे बीच जाओ। जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत लोकतंत्र की परंपरा है वो हमें दे के जाओ, और हम अपने बच्चों को दे के जाएं। ठीक, बहुत बहुत